नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने साल्विया के अंदर कीट परागण के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने आक के अंदर कीट परागण के बारे में पढ़ा था। तो आक और साल्विया के अंदर हमने कीट परागण कैसे होता है, तो उसके अंदर अपने साल्विया के अंदर तो देखा था कि जो इसके जो फ्लावर होता है वो द्विओष्टी होता है, जबकि आग के अंदर जो इसके अंदर मंच के आग के अंदर एक विशेष स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं अपन गाइनोस्टीजियम। और ये गाइनोस्टीजियम है जो आग के अंदर इंसेक्ट के लिए मंच के रूप में कार्य करता है, जबकि साल्विया के अंदर जो निचली ओस्ट होता है वो है जो मंच के रूप में कार्य करता है। फिर आग के अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि इसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन पोलिनियम कहते हैं। और पोलिनियम है जो क्या होती है, दो थैलेनुमा संरचनाएं होती हैं, उसको बोलते हैं अपन पोलिनियम। और इन पोलिनियम के अंदर पोलन ग्रैंड सिचुएटेड होते हैं। इसके अलावा हमने पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण क्रिया के बारे में पढ़ा था, घोंघे के द्वारा होने वाली परागण क्रिया के बारे में पढ़ा था, चमगादड़ के द्वारा होने वाली परागण क्रिया के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे स्व परागण और पर परागण का तुलनात्मक अध्ययन या कंपेरेटिव स्टडीज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि बेनिफिशियल किससे होता है, हार्मफुल कौन सा पॉलिनेशन है जो प्लांट्स के लिए या उसके जेनेटिक कैरेक्टर के लिए हार्मफुल होता है, तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, उनका कंपेरेटिव स्टडीज करेंगे। तो जो बिंदु दे रखा है वो सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में दे रखा है। तो सेल्फ पॉलिनेशन की कंपेयर यानी कि क्या क्या एडवांटेज होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। नंबर एक जो पॉइंट है वो है इस स्वपरागण क्रिया में किसी एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे पर उत्पन्न अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। यानी कि अपने सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी के बारे में पढ़ा था। तो ऑटोगेमी में हमने पढ़ा था कि जो फ्लावर एक ही फ्लावर के अंदर है जो पॉलिनेशन होता है, और जिटेनोगेमी के अंदर हमने पढ़ा था प्लांट एक है लेकिन प्लांट के ऊपर लगने वाले जो फ्लावर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच में होने वाली पॉलिनेशन को अपन बोलते हैं जिटेनोगेमी या सजातीय स्वपरागण कहते हैं। फिर नंबर दो, इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले पुष्पों के परागकोश व वर्तिकाग्र के परिपक्व होने का समय भी एक होता है। तो हमने समकाल पक्वता के बारे में पढ़ा था कि इसके अंदर है जो पुंकेसर और वर्तिकाग्र इन दोनों का डेवलपमेंट है जो एक साथ होता है, इसीलिए इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। फिर तीसरी प्रोसेस है या तीसरा जो बिंदु है, स्वपरागण की प्रक्रिया बंद पुष्पीय अवस्था में संभव होती है। तो हमने उन्मूलीय प्लांट्स पुष्प के बारे में पढ़ा था जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि इनके अंदर फ्लावर हैं जो सदैव बंद रहते हैं, तो उनके अंदर जो सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस होती हैं। फिर जो चौथा बिंदु है वो कह रहा है कि स्वपरागण के लिए बाहरी साधनों या माध्यम की आवश्यकता नहीं रहती है। यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए किसी भी इंटरमीडिएट या मीडिएट की जरूरत नहीं रहती है, या कोई भी एक्सटर्नल एजेंट है जो इसके लिए उसके ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। इजीली है जो एक ही फ्लोर के अंदर दो पॉलन ग्रेन है जो उसी फ्लोर के स्टिग्मा पर आसानी से किसी बिना किसी एजेंट के हेल्प से पहुंच सकते हैं। ये पौधे के लिए मितव्ययी विधि है, यानी कि इकोनॉमिकली है जो मेथड है, इसके अंदर ज़्यादा है जो खर्च नहीं होता है या ज़्यादा एनर्जी यूज मतलब ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं रहती है। इस प्रक्रिया के अंदर नेक्स्ट पढ़ते हैं, इस प्रक्रिया के द्वारा लक्षणों की शुद्धता बनी रहती है, यानी कि प्योरिटीज ऑफ कैरेक्टर है जो बने रहते हैं। यानी कि जो जनक के अंदर या जो मदर प्लांट के अंदर कैरेक्टर हैं वो आगे आने वाली पीढ़ियों के अंदर भी बने रहते हैं। फिर जो सातवां पॉइंट है वो है स्वपरागण के द्वारा व्यर्थ व हानिकारक गुणों को संतति पौधों से हटाना संभव नहीं है। यानी कि इसकी एक सबसे जो कमजोरी वो है कि इसके अंदर जो बेनिफिशियल या हानिकारक जो फीदर्स होते हैं या कैरेक्टर होते हैं वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में इस तरह से चलते रहते हैं। तो उनको अपन इस मेथड के द्वारा या सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा उनको रिमूव नहीं कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, स्वपरागण के लाभ या एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन।
यानी कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन से। तो नंबर एक जो एडवांटेज है वो है इस प्रक्रिया के द्वारा लक्षणों की शुद्धता को आगामी पीढ़ियों में बनाए रखा जा सकता है, क्योंकि इससे प्राप्त पौधे कैसे होते हैं, समयुग्मजी होते हैं। यानी कि जो डॉटर प्लांट प्राप्त होते हैं उनके अंदर युग्मज हैं जो समान होते हैं, यानी कि दोनों युग्मक है जो, यानी कि जो पेरेंटल जो गैमेट होते हैं वो के आगे आने वाले डॉटर सेल्स के अंदर गैमेट बने रहते हैं। तो इसमें जो कैरेक्टर होते हैं, नए कैरेक्टर हैं जो इसके अंदर डेवलप नहीं होते हैं। तो जो जनक प्लांट कैसा है उसके अकॉर्डिंग है जो डॉटर प्लांट्स का डेवलपमेंट अपन कर सकते हैं। यानी कि जैसे मान लो एक ज़्यादा मतलब उत्पाद देने वाला जो प्लांट है उसकी गुणवत्ता है जो इस सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा बनाई रख सकते हैं अपन। फिर दूसरा जो यूजेज है, पौधे के उपयोगी लक्षणों को असीमित काल के लिए अपन संरक्षित किया जा सकता है। तो इसके द्वारा है जो, क्योंकि जो उपयोगी लक्षण होते हैं उन लक्षणों की शुद्धता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक बनी रहती है। तो जो यूजफुल कैरेक्टर होते हैं उनको अपन लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर जो तीसरा एडवांटेज है, इसमें परागण की सफलता निश्चित होती है, क्योंकि इसके अंदर भी कोई भी इंटरमीडिएट या की जरूरत नहीं रहती। यानी कि ये किसी इस प्रकार के पॉलिनेशन के अंदर किसी भी मीडिएट पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। यानी कि डायरेक्टली है जो पोलन ग्रेन क्या करता है, स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाता है। तो जो परागण या पॉलिनेशन की सफलता है वो फिक्स होती है। फिर जो चौथा बिंदु कह रहा है एडवांटेज है, परागकणों की अधिक बर्बादी नहीं होती है, अतः यह मितव्ययी विधि है। इनमें है जो परागकण है जो ज्यादा बिखरते नहीं है, परागकण है जो सीधे किसके ऊपर ट्रांसफर होते हैं, वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होते हैं। तो ये एक मितव्ययी विधि है, यानी कि फिजूल खर्ची इसके अंदर नहीं होती है। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट सब परागण की हानियां या डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो नंबर एक जो डिसएडवांटेज है कि इस प्रक्रिया के द्वारा निर्मित बीज अच्छा नहीं समझा जाता है एवं इससे अंकुरित पौधा भी कैसा होता है, दुर्बल होता है। क्योंकि जो इसके अंदर जो कैरेक्टर होते हैं वो एक पीढ़ी के कैरेक्टर हैं जो दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी के कैरेक्टर तीसरी पीढ़ी में, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी है जो कैरेक्टर हैं जो इसके अंदर जो हार्मफुल कैरेक्टर हैं वो भी साथ साथ चलते रहते हैं। तो इससे जो जनरेट यानी कि इस पॉलिनेशन के द्वारा जो बना सीड होता है वो वैरायटी में अच्छा नहीं होता है, और जो जर्मिनेट पौधा होता है वो भी कैसा होता है, दुर्बल होता है। फिर दूसरा है पौधों में जीवनी क्षमता या वाइबिलिटी का निरंतर ह्रास पाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर नए कैरेक्टर का डेवलपमेंट नहीं होगा तो इनके अंदर जो लाइफ वाइबिलिटी होती है वो धीरे धीरे है जो उत्तरोत्तर पीढ़ी दर पीढ़ी है जो कम होती जाती हैं। फिर पौधों की उत्पादन क्षमता आगामी पीढ़ियों में क्रमशः घटती जाती हैं। फिर ये भी एक डिसएडवांटेज हो गया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आने, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी आने में आएगी तो उनके अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे घटती जाएगी। फिर चौथा जो डिसएडवांटेज है कि इसके द्वारा पौधे की नई किस्मों या प्रजातियों का उद्भव नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर नए कैरेक्टर का डेवलप ही नहीं होगा तो नई किस्में या नई वेराइटी नई स्पीसीज का डेवलपमेंट कैसे होगा, क्योंकि ना तो इसके अंदर वेरिएशंस डेवलप होती हैं ना कोई आउटर जो कैरेक्टर होता है वो इनके अंदर आता है। इसलिए जो नई स्पीसीज हैं उनका डेवलपमेंट इस मेथड या इस पॉलिनेशन के द्वारा नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पर परागण के बारे में या क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। तो पर परागण के अंदर क्या क्या अपने पढ़े थे, एक बार उनको वापस कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पराग कणों का स्थानांतरण उसी प्रजाति के अन्य पौधों के वर्तिकाग्र पर होता है। उसको अपन जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसको अपन एलोगमी भी कह सकते हैं, यानी कि एक ही प्रजाति के पराग कणों का दूसरे पौधे के दूसरे पौधों के यानी कि उसी प्रजाति के दूसरे पौधों के वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होते हैं। फिर दूसरा है सामान्यतः यहाँ परागकोश व वर्तिकाग्र हैं जो अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। तो अपने बिन काल पक्वता के टाइम पढ़ा था कि जो पुंकेसर और वर्तिकाग्र होते हैं उनका परिपक्वन समय जो अलग अलग होता है। फिर जो पर परागण के लिए जो पुष्प होता है हमेशा खुला होना चाहिए। तो उन्यूमूल्य जो अपने पढ़ा था क्लिस्टोगेमी के अंदर, तो उनके अंदर है जो फ्लोर है जो बंद रहता था, लेकिन इसके अंदर खुला होना चाहिए। फिर जो पर परागण के लिए जैविक और अजैविक घटक हैं, कारक हैं जो बाहरी माध्यम या साधन की आवश्यकता होती है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए किसी न किसी मीडिएट की जरूरत रहती है, चाहे वो मीडिएट बायोटिक भी हो सकता है और एबायोटिक भी हो सकता है। फिर जो पांचवा है, इसमें पौधों को असंख्य परागकणों के अतिरिक्त कुछ अन्य साधन जैसे रंग, गंध, मकरंद इत्यादि का भी उत्पादन करना होता है। अतः यह मितव्ययिता के विपरीत होती हैं, क्योंकि जो क्रॉस पॉलिनेशन जिनके अंदर होता है उनके अंदर पोलन ग्रेन की संख्या भी अधिक बनती है। इसके अलावा इंसेक्ट या किसी भी इंटरमीडिएट को अट्रैक्ट करने के लिए पौधों के अंदर स्पेशल कलर होना चाहिए, उनकी स्पेशल गंध होनी चाहिए, या मकरंद का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इस तरह से ये एक खर्चीला प्रोसेस है।
फिर जो इस प्रक्रिया के द्वारा संकर व विषम युग्मजीय संतति उत्पन्न होती हैं, तो इसका एक और क्या हो गया, इसके अंदर कैसी जो संतति उत्पन्न होती है, हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस डॉटर्स उत्पन्न होती हैं। अतः इसमें है जो लक्षणों की शुद्धता प्राप्त नहीं होती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के दौरान है जो कुछ ना कुछ कैरेक्टरों के चेंजेस हो जाएंगे, यानी कि नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं। फिर इसके द्वारा अनुपयोगी लक्षणों को आगामी संतति पीढ़ी से हटाया जा सकता है। जो अनयूजफुल कैरेक्टर होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के बाद उनको रिमूव किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पर परागण के लाभ या एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्या है फर्स्ट एडवांटेज, तो पर परागण की अंतिम परिणत पर निषेचन के रूप में होती हैं, यानी कि जो पर परागण की प्रोसेस होती है वो लास्ट है जो क्रॉस फर्टिलाइजर के रूप में होती हैं। अतः इसके परिणाम स्वरूप नवीन संयोजन व पुनर्योजन विकसित होते हैं। तो नया कॉम्बिनेशन होगा और नए कैरेक्टर का, नई वेरिएशंस का डेवलपमेंट होता है, जिससे आगामी पीढ़ियों में जो वेरिएशंस डेवलप होती है और इनमें से कुछ विभिन्नताएं उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। ये उपयोगी विभिन्नताएं पौधे के अस्तित्व के लिए संघर्ष में सहायता है जो प्रदान करती हैं। तो पर परागण के द्वारा है जो प्लांट्स के अंदर नए कैरेक्टर डेवलपमेंट होते हैं और ये नए कैरेक्टर क्या करते हैं, उनको अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर संघर्ष में है जो सहायता प्रोवाइड करती हैं। फिर दूसरा इसका एडवांटेज है विभिन्नता एवं पूर्ण संयोजनों द्वारा पौधों की नवीन व उन्नत किस्में या प्रजातियां भी विकसित होगी, क्योंकि विभिन्नताओं या पूर्ण संयोजनों के द्वारा है जो नए कैरेक्टर डेवलपमेंट होते हैं और ये नए कैरेक्टर क्या करते हैं, नई किस्में या नई प्रजातियों के विकास को शो करते हैं। तीसरा जो एडवांटेज है पर परागण के परिणाम स्वरूप निर्मित संतति पीढ़ियों में रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक होती है, क्योंकि इनके अंदर वेरिएशंस के द्वारा नए कैरेक्टर डेवलपमेंट होते हैं और ये नए कैरेक्टर क्या करते हैं, उनके अंदर जो डिजीज प्रोड्यूस करने वाले पैथोजन है उनको नष्ट कर देते हैं। तो इनके अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता है जो ज़्यादा होती हैं। फिर जो चौथा है पर परागण द्वारा उत्पन्न संतति पीढ़ियों की जीवन क्षमता भी अधिक होती है, क्योंकि इनके अंदर जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है तो उस दौरान है जो रिकॉम्बिनेशन होता है और रिकॉम्बिनेशन के कारण इनके अंदर जो वाइबिलिटी होती है, लाइफ वाइबिलिटी, वो अधिक बनती है और ये पौधे अपेक्षाकृत कैसे होते हैं, स्वस्थ, सबल और उत्तम गुणवत्ता व अधिक उत्पादन देने वाले होते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिशियल है वो है नंबर 5, इस विधि की सहायता से व्यर्थ या हानिकारक लक्षणों को आगामी पीढ़ियों से हटाया जा सकता है। तो इजीली अपन जो हार्मफुल कैरेक्टर होते हैं उनको नेक्स्ट जनरेशन में उनको रिमूव कर सकते हैं। फिर जो 6th है वो है इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पौधों में प्राप्त बीजों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पर परागण की हानियां या डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो यह एक अत्यंत अपव्यय प्रक्रिया है। कैसी है, ये बहुत ही ज़्यादा खर्चीली मेथड है, जिसके लिए पुष्पों को असंख्य परागकणों का निर्माण करना पड़ता है। इसके अलावा इनमें से अनेक परागकण क्या करते हैं, दूसरे पुष्पों की वर्तिकाग्र पर पहुंच नहीं पाते हैं और अभिगमन के दौरान मार्ग में ही नष्ट हो जाते हैं, अतः पौधों के लिए अनुपयोगी सिद्ध होते हैं। तो इस तरह से ये एक वेस्टफुल मेथड है, क्योंकि इस जो क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं उनके अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन भी ज़्यादा करना पड़ता है और उनमें से सारे के सारे पोलन ग्रेन हैं उनका परागण क्रिया है जो निश्चित नहीं होती है। फिर दूसरा जो डिसएडवांटेज है, परागण के लिए एक सुनिश्चित विधि नहीं है, कोई भी फिक्स या श्योर मेथड नहीं होता है। इनमें संभावनाकार क्रिया तत्व सदैव मौजूद होता है, यानी कि इनके अंदर परागण की क्रिया सक्सेसफुल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फिर जो तीसरा है डिसएडवांटेज है, पर परागण में सक्रिय विभिन्न माध्यमों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों में आकर्षण, रंग, गंध, मकरंद जैसे उपादानों का प्रयोग होता है। सब परागण की स्थिति में इनकी कोई जरूरत नहीं होती है। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए अपने फूलों को अट्रैक्टिव बनाते हैं, उनके अंदर स्पेशल जो यानी कि स्मेल डेवलप करते हैं। इसके अलावा रंग का भी स्पेशल जो कलर है अपने जो दल पत्र होते हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मकरंद का फॉर्मेशन करते हैं। तो यह इस तरह से अपन कह सकते हैं एक फिजूल खर्ची प्रोसेस भी है। फिर जो चौथा मेथड है वो यह है कि पर परागण के द्वारा किसी पादप किस्म के उपयोगी व लाभदायक गुणों को संरक्षित नहीं किया जा सकता है। तो क्योंकि पर परागण के अंदर वेरिएशंस डेवलप होती हैं, तो और वेरिएशंस क्या करती है, नए कैरेक्टर को जन्म देती है। तो इस तरह से अपन किसी भी पादप के उपयोगी और लाभदायक गुणों को प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों में इनके ये जो कैरेक्टर है वो विलोपित होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। फिर जो पांचवा डिसएडवांटेज है, पर परागण के द्वारा आने वाली पीढ़ियों में अनिश्चित या हानिकारक गुण परिविष्ट हो सकते हैं व इनके स्थायी तौर पर बने रहने की प्रबल संभावना भी हो सकती है।
तो ये भी एक हार्मफुल इसका इफेक्ट है कि जो हानिकारक कैरेक्टर होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं और स्थायी तौर पर भी ये प्रबल बने रह सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के बारे में।